अब पिछले क्लास में कूलम्स लॉ पर आधारित एक क्वेश्चन की हमने चर्चा किया। दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो में यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज इफ डिस्टेंस बिटवीन two point charges is increased by 25%, then what will be percentage decrease in force which acts between 2 point charges। मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज इंक्रीज्ड बाय 25%, मतलब 2 पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, इंक्रीज कर दिया गया। देन व्हाट विल बी परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये जो 2 पॉइंट चार्ज है इनके बीच जो फोर्स लग रहा था, अब उसमें कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो suppose initially the separation between 2 point charges is a small r. Then in this condition, the force which acts between point charges F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. Now condition is the distance between charges is increased by 25%. So the new distance will be r1 equal to r plus r into 25 by 100। यानी जो नया डिस्टेंस है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 25% की। ये 4 हो गया, दैट मीन्स r1 इक्वल टू 5r by 4। Now the force which acts between charges F1 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R1 square, 4 pi epsilon naught Q1 Q2। अब we will put the value of R1, the value of R1 equal to 5R by 4, R1 square, that means a square of 5r by 4 which is equal to 25r square by 16। इस r1 का वैल्यू हमने रख दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, 25r square by 16। The new force is F1 equal to 16 by 25 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब इसके स्थान पर F लिख सकते हैं, 16F by 25। तो जो नया फोर्स है उसका वैल्यू हो गया 16F by 25। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अगर केवल डिक्रीज निकालना रहता तो क्या करते हैं, इनिशियल फोर्स से इस फाइनल फोर्स को घटा देते। हम लोग को क्वेश्चन के अनुसार क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। तो जब भी कहीं परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना हो तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंक्रीज और डिक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आप बनाते हैं गणित में, तो यहां पर परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स इक्वल टू,
तो एफ माइनस F1 क्या हो गया, डिक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू एफ इंटू 100। तो एफ माइनस F1 का वैल्यू कितना है हम लोग का, 16F बाई 25 बाई एफ इंटू 100। अब यहाँ एलसीएम 25 है, तो 25F माइनस 16F बाई 25F इंटू 100, इससे कट गया 4। अब 25F माइनस 16F कितना होगा, 9F बाई एफ इंटू 4, कितना हो गया 36%। तो अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच आप डिस्टेंस में 25% का इंक्रीज करते हैं तो उनके बीच लगने वाले फोर्स में 36% की कमी हो जाएगी। अब इस कूलम्स लॉ पर दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व किए, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। अब ये कूलम्स लॉ है क्या, तो दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के लिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए ये पूछ देता है कभी कभी कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सपोज there are 2 point charges Q1 and Q2 which are situated at points A and B and separated by distance r. अब the charge Q1 will repel charge Q2 and charge Q2 will repel charge Q1. तो इस Q2 चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स इट इज इंडिकेटेड बाय दिस एरो। अब फोर्स किस पर, द चार्ज विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट बी, बाय व्हिच चार्ज, द चार्ज विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए। दिस फोर्स इज डिनोटेड बाय FBA. The sign indicates that the force on charge B due to charge A. Similarly, the force exerted by charge Q2 on charge Q1 will indicated by FAB. अब यह जो फोर्स है कूलम्स लॉ के अनुसार कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो FBA इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो इतना ही। इस फोर्स का डायरेक्शन किधर से किधर है, तो फ्रॉम पॉइंट A टू B, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इस डायरेक्शन को हम यहां पर कैसे इंडिकेट करें, तो किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज होता है। आप पढ़े हैं क्लास 11th में, यूनिट वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो जब भी कहीं डायरेक्शन दिखाना रहता है हम लोग यूनिट वेक्टर लगाते हैं, चूंकि इसके लगाने से उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आता है। अब आप पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर के लिए एक स्पेशल साइन है, किसी अल्फाबेट के ऊपर यदि एक कैप लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको, यूनिट वेक्टर आर। तो यहां पर डायरेक्शन A टू B है, तो यूनिट वेक्टर आर AB, ये फॉर्म हो गया। थोड़ा और आगे इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे
वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। तो यहां पर वेक्टर आर ए बी और इस आर ए बी का मॉड जो है यहां पर ये यूनिट वेक्टर हो गया आर। इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? तो ए बी का मॉड हो चाहे बी ए का, किसके बराबर है? आर के बराबर। तो आर ए बी बाई आर इक्वल टू आर ए बी यूनिट वेक्टर। तो इसके प्लेस पर, इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा फॉर्म इसका? एफ बी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई। तो जब इसके जगह पर इसको रखेंगे तो यार नीचे है आर स्क्वायर, पहले से क्या हो गया? आर क्यू, आर ए बी इक्वेशन। अब इसी प्रकार से सिमिलरली वी कैन राइट एफ ए बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर बी ए यूनिट वेक्टर। चूंकि डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज फ्रॉम बी टू ए, दैट मीन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और एफ ए बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यू आर बी। अब यहां पर आर ए बी और आर बी ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। तो सिंस आर बी ए इक्वल टू माइनस आर ए बी, देयरफॉर एफ ए बी इक्वल टू माइनस, इसके जगह पर इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यू आर ए बी इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी। तो क्या कंक्लूजन निकला यहां से? कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होता है? अपोजिट होता है। कहिए अभी तो आप दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, अगर दोनों निगेटिव हो तब भी यही कंडीशन आएगा, क्योंकि उस केस में भी दोनों निगेटिव है तो फोर्स रिपल्सन का ही होगा। अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो केवल इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन उलट जाएगा। अभी जो फोर्स ये बी से ए की ओर है, ये बी से ए से बी की ओर, ये बी से ए की ओर हो जाएगा, और यह जो फोर्स है जो बी से ए की ओर है, यह ए से बी। बात यही रहेगी, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड उस समय भी सेम रहेगा, डायरेक्शन दोनों का क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। तो अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन फॉलोइंग विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसमें ऑप्शन तक करेक्ट फॉर्म में एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर केवल मैग्नीट्यूड रूप में है तब तो ये सही है। दूसरा, अगर ये लिखा हुआ है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, ये भी सही है। और अगर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यू वेक्टर आर, तो आपको ध्यान यही देना है, अगर केवल मैग्नीट्यूड के रूप में कूलम्स लॉ है तो ये रूप सही है, अगर यूनिट वेक्टर में है तो ये रूप सही है, यहाँ आर स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर वेक्टर आर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आर का पावर 3 होगा। आप अब समझ गए कि इस वेक्टर फॉर्म का यूज केवल सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उसके लिए होगा। अब इसी कूलम्स लॉ का फॉर्म जो है पोजीशन वेक्टर के रूप में, कूलम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ
पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर की चर्चा 11th में हम लोग किए हैं। किसी भी पॉइंट के पोजीशन को जब वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे उसका पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। अब सपोज देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 which are situated at points A and B. Position vector of charge Q1 is R1 and position vector of charge Q2 is R2. आपको यही दे दिया, कहता है कूलम्स लॉ को लिखिए। तो कूलम्स लॉ के लिए तो दोनों चार्ज के बीच का हमको सेपरेशन मालूम होना चाहिए, जबकि यहां पर सेपरेशन नहीं दे करके दोनों का पोजीशन वेक्टर दे दिया R1 एंड R2। तो इस पर लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या लिखे थे, FBA, और इस पर लगने वाले फोर्स को FAB। तो इस फोर्स का डायरेक्शन A से किधर है, B की ओर। तो इसके लिए हमको डिस्टेंस निकालना होगा AB। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। एक बार स्टेटमेंट सुन लीजिए। व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू रेगुलर साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। अब इसी लॉ से इस फोर्स के लिए हम AB की गणना करेंगे और इस फोर्स के लिए BA का। तो AB के लिए तो फ्रॉम ट्रायंगल OAB OA प्लस AB, ये दो रेगुलर साइड्स हो गए। ये थर्ड साइड के अपोजिट ऑर्डर इक्वल टू OB और AB इक्वल टू OB माइनस OA। AB के जगह पर RAB लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। तो RAB का मॉड R2 माइनस R1। तो अब आप इस फोर्स को कैसे लिखेंगे, तो FBA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहां पर RQ, उसके जगह पर मॉड RAB, तो R2 माइनस R1 का Q, और यहां वेक्टर R AB के जगह पर R2 माइनस R1। अब इसी प्रकार से आप इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा FAB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉड R1 माइनस R2 Q R1 माइनस R2। तो इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ देगा कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर R1 एंड R2 विच इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। तो ध्यान एक ही चीज का देना है, अगर यहां पर R2 माइनस R1 है तो यहां भी R2 माइनस R1 होगा। यदि यहां पर R1 माइनस R2 है तो यहां भी R1 माइनस R2 होगा, और यहां पर पावर 3 रहेगा। तो इस प्रकार से कूलम्स लॉ की चर्चा हम लोग कर लिए, उसके वेक्टर फॉर्म का भी, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म का भी, और जो उसका स्केलर फॉर्म था उसका भी। अब कूलम्स लॉ के बाद किसी एक पॉइंट चार्ज पर दो या दो से अधिक पॉइंट चार्जों के द्वारा अगर फोर्स की गणना करनी हो तो उसके लिए एक प्रिंसिपल दिया गया है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्या कहते हैं?
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। उसमें क्या प्रिंसिपल दिया गया? प्रिंसिपल दिया गया कि द फोर्स exerted by the net force exerted by two or more than 2 point charges on a single point charge is equal to vectorial sum of forces exerted by all point charges on that point charge. Suppose here is a point charge Q. One point charge is Q1, another is Q2, dot dot Qn. कोई पॉइंट चार्ज Q है, एक चार्ज Q1 है, Q2 है, बहुत सारे चार्जेस हैं, एक Qn है। अब इन टोटल के कारण इस पर यदि फोर्स निकालना है तो पहले इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा F1, इसको कैलकुलेट करेंगे कूलम्ब्स लॉ से, फिर इसके द्वारा F2, इसके बाद जितने भी चार्जेस हैं सबके द्वारा Fn, और तब नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट Fn। तो मेन है कि अगर किसी एक पॉइंट चार्ज पर दो या दो से अधिक पॉइंट चार्ज के कारण फोर्स निकालना हो तो यहां पर वेक्टर एडिशन की आवश्यकता होगी। तो पहले हम लोग दो फोर्स के एडिशन को जानेंगे, फिर दो से अधिक होगा तो कैसे नेट फोर्स निकालेंगे इसकी चर्चा करेंगे। अब इस प्रिंसिपल पर आधारित एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। मान लो क्वेश्चन है कि यहां पर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझते हैं ना, समबाहु त्रिभुज ABC। अब इस वर्टेक्स A पर प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, B पर माइनस 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और C पर प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज। अब ये ट्रायंगल का प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है कि इस वर्टेक्स C पर जो चार्ज सिचुएटेड है इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो अब फोर्स आपको किस पर कैलकुलेट करना है? तो वह चार्ज जो वर्टेक्स C पर सिचुएटेड है। तो रेस्ट और कितने चार्ज बच गए? दो चार्ज बच गए, एक A पर और एक B पर। तो पहला काम आपका क्या होगा? इस वर्टेक्स A पर जो चार्ज है इसके द्वारा और वर्टेक्स B पर जो चार्ज है इसके द्वारा इस वर्टेक्स C पर स्थित चार्ज पर कितना कितना बल लगेगा, इसको कूलम्ब के लॉ से पहले अलग अलग आप निकाल दीजिए। पहला काम तो यही है इस चैप्टर से। तो A पर का चार्ज पॉजिटिव है और C पर भी चार्ज पॉजिटिव है। तो A पर का चार्ज इस C पर के चार्ज को रिपेल करेगा। तो A द्वारा C पर एक्सर्टेड फोर्स का ये डायरेक्शन हो गया और इसको हमने मान लिया F1। अब B पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो C के चार्ज को यह अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके द्वारा इस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन इधर F2। देखो हमेशा ध्यान रखना है डायरेक्शन कहां से शुरू करना है, जहां पर फोर्स लग रहा है। कंफ्यूजन होता है लड़का को कि ये माइनस है तो इस पर भी तो इधर फोर्स लगेगा, लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं। फोर्स तो इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, सब पर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपको फोर्स किस पर कैलकुलेट करना है उस चार्ज पर जो वर्टेक्स C पर सिचुएटेड है। इसलिए इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद काम सिंपल है। मान लो इस चार्ज को आप Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, इसको Q3 मान लो।
प्रत्येक चार्ज के बीच जो सेपरेशन आर है वो सेम है 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर यानी 10⁻⁻1 मीटर। अब फोर्स F1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको Q1 माने, इसको Q3 माने, Q1 इंटू Q3 बाई R²। इसका वैल्यू आपको बता चुके हैं 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है 10 माइक्रो कूलम है, तो 10 माइक्रो के जगह पर 10⁻⁻6, फिर यहाँ भी 10 माइक्रो कूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6 बाई R², 10⁻⁻1 का स्क्वायर। अब 9 इंटू, देखो 10 का पावर यहाँ 9 है, प्लस यहाँ पर कितना है 1, फिर यहाँ भी कितना है 1, यहाँ पर -6, यहाँ भी कितना है -6, डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। तो -6 -12 और 9 + 2 11, तो 9 इंटू 10⁻⁻1 बाई 10⁻⁻2 इक्वल टू 90 न्यूटन। Similarly, we can calculate the value of force F2. So according to given data, it is clear that the value of F2 will be also equal to 90 Newton. अब इस F1 F2 को ऐड करके आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए दोनों के बीच जो है एंगल मालूम होना चाहिए। इसके बीच का एंगल, तो इस ज्योमेट्री से क्लियर है कि ये एंगल 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। अब क्लास 11th में आप सूत्र पढ़े हैं कि दो वेक्टर F1 प्लस F2 इक्वल टू अंडर रूट, सूत्र क्या होता है F1² प्लस 2F1 F2 प्लस F2²। अब आपको छोड़ते हैं हम, F1 और F2 का मान हम निकाल दिए 90 न्यूटन, 90 न्यूटन, सॉरी यहाँ पर 2F1 F2 cos थीटा प्लस F2²। अब cos थीटा, थीटा का मान रख दिए 120 डिग्री। आप इसको बैठा करके कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।